नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड पर आधारित UKSSC और UKPSC में पूर्व में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और उनकी व्याख्या को भी समझेंगे, जिससे कि प्रश्न पत्र हमेशा रिपीट होता है और ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, लेकिन घुमा फिरा कर उसके आसपास की चीज़ों को पूछ लिया जाता है। तो इसलिए हम इन प्रश्नों को व्याख्या सहित इस वीडियो में देखेंगे, जिससे कि आपको उसके आसपास का ज्ञान भी हो जाए और आप उन प्रश्नों को भली भांति समझ सकें और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ठीक है, तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। देखिए, शुरुआत में तो आप यहाँ पर एक संक्षिप्त अवलोकन देख सकते हैं उत्तराखंड के मानचित्र का, जिसमें प्रदेशों को दिखाया गया है, जिलों को दिखाया गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो ये मानचित्र है, इसमें आप इसके 13 जिलों का विवरण देख सकते हैं और सीमाओं का आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, खैर इस विषय पर मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगा। अभी मेरा फोकस जो है पूर्व में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनको हल करना, उनका अध्ययन करना और उनकी व्याख्या सहित उनका अवलोकन करना। ठीक है, तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड के सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है? ठीक है, देखिए निम्न में से कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों से, अन्य जिलों से सीमा साझा करता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट शेयर बाउंड्रीज विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड। इसमें ऑप्शन है नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी तथा चमोली। तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी, पौड़ी। ठीक है, तो पौड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है वो अन्य डिस्ट्रिक्टों के मुकाबले अधिक जिलों की सीमा को टच करता है। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। देखिए व्याख्या को देखिए, पौड़ी गढ़वाल जिला उत्तराखंड के सर्वाधिक 7 जिलों से सीमा साझा करता है। ये जिले हैं हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल। ठीक है, तो जो पौड़ी गढ़वाल है वो दिए गए विकल्पों में से सबसे अधिक 7 जिलों की सीमा को छूता है, 7 जिलों से सीमा साझा करता है। ये जिले हैं हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल। अब अन्य विकल्प जो प्रश्न में दिए गए थे, उसमें अल्मोड़ा जो है वो 6 जिलों से सीमा साझा करता है, चमोली 6 जिलों से सीमा साझा करता है और नैनीताल 4 जिलों से सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला जिला यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल जनपद है, जो कि 7 जिलों की से सीमा साझा करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित नहीं है? देखिए आप प्रश्न को पहले पूरा पढ़िए कि जो नहीं शब्द है इसकी वजह से भी बहुत सारे प्रश्न गलत होते हैं। तो उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ नहीं है, यानी विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज नॉट सिचुएटेड अलोंग द इंटरनेशनल बाउंड्री। ठीक है, तो इसके उत्तर को देखते हैं हम। पहले इसके विकल्पों को देखेंगे। देखिए जो यहाँ विकल्प दिए गए हैं, यहाँ देखिए कौन सा जो प्रश्न क्या है। देखिए पहले आप प्रश्न को देखिए, जो हमसे प्रश्न पूछा गया है वो है उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित नहीं है। अब इसके विकल्पों को देखिए, विकल्प में उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। इसमें जो सही विकल्प है वो अल्मोड़ा है,
क्योंकि उत्तरकाशी की सीमा, चमोली की सीमा और पिथौरागढ़ की सीमा, ये तीनों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर है अल्मोड़ा। ठीक है, अब क्योंकि अल्मोड़ा एक भीतरी जिला आप मान सकते हैं। अगर आप इसके मानचित्र का अवलोकन करें, मैं यहाँ मानचित्र मैंने दिया है, मानचित्र मैंने लिया है, आप मानचित्र का भी अवलोकन कर सकते हैं। देखिए मानचित्र में अगर आप अवलोकन लेते हैं, उत्तरकाशी, चमोली, ये सब बॉर्डर पे है। देखिए पिथौरागढ़, ये सब बॉर्डर पे है। अगर आप अल्मोड़ा को देखिए, ये देखो यहाँ पर ये अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा किसी भी बाहरी बॉर्डर यानी सीमा को नहीं छूता। इसके आसपास बागेश्वर है। देखिए ये अल्मोड़ा है, इसके आसपास बागेश्वर है, पौड़ी गढ़वाल है, नैनीताल है और चंपावत है। और ऊपर में ये चमोली जनपद से सीमा बनाता है। ये किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है, बिल्कुल भीतरी अंदरूनी जिला है। ठीक है, जबकि पिथौरागढ़ आप देख सकते हैं, पिथौरागढ़ है ये चीन की सीमा को, नेपाल की सीमा को छूता है। और चमोली है और उत्तरकाशी, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा अल्मोड़ा, जो कि किसी भी सीमा को नहीं छूता। अब इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। अल्मोड़ा जिला की सीमा किसी देश के साथ नहीं लगती है। वहीं उत्तरकाशी की सीमा तिब्बत चीन, चमोली की सीमा तिब्बत चीन और पिथौरागढ़ की सीमा तिब्बत चीन और नेपाल से लगती है। ठीक है, तो इसमें से उत्तरकाशी की सीमा जो तिब्बत और चीन से लगती है, चमोली की सीमा तिब्बत चीन से, पिथौरागढ़ की सीमा दो देशों से लगती है, चीन और नेपाल की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके आसपास इससे भी ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है और इसके आसपास की चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे ये दूसरा तीसरा प्रश्न आप देखिए कि फूलों की घाटी की खोज किसने की, यानी हु डिस्कवर्ड द वैली ऑफ फ्लावर्स। तो जो इसके ऑप्शन हैं, विकल्प आपको दिए हैं, वो हैं जोसेफ हुकर, विलियम मूरक्रॉफ्ट, फ्रैंक स्मिथ या नैनसिंग रावत। यह प्रश्न यूके पीएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम 2023 में पूछा गया है। ये रिसेंटली पूछा गया है, जबकि पहले भी ये प्रश्न पूछा जाता रहा है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है फ्रैंक स्मिथ। ठीक है, इसका सही उत्तर विकल्प सी है, फ्रैंक स्मिथ ने फूलों की घाटी की खोज की थी। और अब हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। इसकी व्याख्या को देखते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित फूलों की घाटी, देखिए फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड के चमोली जिले में। देखिए व्याख्या पढ़ने से आपको उसके आसपास की चीज़ें भी याद हो जाती हैं कि फूलों की घाटी उत्तराखंड में है कहाँ। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में चमोली जनपद में स्थित है। और स्थित फूलों की घाटी की खोज ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्मिथ ने 1931 में की थी। फ्रैंक स्मिथ एक ब्रिटिश पर्वतारोही थी। उन्होंने 1931 में इसकी खोज की थी। स्मिथ की पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम पर इसका नाम फूलों की घाटी पड़ा। तो उन्होंने इस स्थान पर आधारित अपने अनुभवों को साझा करने के लिए एक पुस्तक लिखी थी। उसका नाम उसे उन्होंने द वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से प्रकाशित किया था। तो उन्हीं की पुस्तक के नाम पर इस स्थान का नाम फूलों की घाटी पड़ा। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसमें एक प्रश्न की फ्रैंक स्मिथ ने कौन सी पुस्तक लिखी, द वैली ऑफ फ्लावर्स लिखी। और 1931 में चमोली में फूलों की घाटी की खोज की थी। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 87 किमी है, या 87 वर्ग किमी होना चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल 87 वर्ग किमी है। वर्ष 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। एक प्रश्न और बन गया कि फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया है, तो ये किया गया 1982 में। वर्ष 2005 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। एक प्रश्न और बन गया, वर्ष 2005 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। फूलों की घाटी के बर्बादी के लिए अमेला नटग्राम यानी पॉलीगोनम पौधा विनाशकारी बना हुआ है। देखिए पॉलीगोनम एक पौधा है जो कि फूलों की घाटी में उगता है, तो ये दूसरे पौधों के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। ठीक है,
तो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1903 में राज्य वैक्सीन संस्थान कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, 1903 में राज्य वैक्सीन संस्थान, यानी वेयर वॉज द स्टेट वैक्सीन इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड इन 1903। ठीक है, तो इसके जो विकल्प हैं, पटवा डांगर, देहरादून, मुक्तेश्वर या लैंसडौन। तो जो इसका सही उत्तर है वो है पटवा डांगर। ठीक है, पटवा डांगर इसका सही विकल्प है। अब हम इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। व्याख्या देखिए, वर्ष 1903 में राज्य वैक्सीन संस्थान की स्थापना पटवा डांगर में हुई थी। इस स्थान की स्थापना का उद्देश्य स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन का निर्माण करना था। वर्ष 1957 में यहाँ पर एंटी रेबीज के लिए वैक्सीन का निर्माण किया गया। वर्तमान में यह जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नियंत्रणाधीन जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम से संचालित है। ठीक है, तो 1903 में राज्य वैक्सीन संस्थान की स्थापना पटवा डांगर में की थी। पटवा डांगर आज कहाँ है? ये पंतनगर में है। ठीक है, पंतनगर, जहाँ ये गोविंद वल्लभ पंतनगर विश्वविद्यालय है, उसके अंतर्गत ये जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम से संचालित है पटवा डांगर। ठीक है, और वहीं राज्य वैक्सीन संस्थान की स्थापना 1903 में की गई थी और उसके बाद स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन का निर्माण करना इसका उद्देश्य था। 1957 में यहाँ पर रेबीज के लिए भी वैक्सीन का निर्माण किया गया था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वाडिया हिमालयी भूविज्ञान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? इन विच ईयर वॉज द वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालयन जियोलॉजी एस्टेब्लिश्ड? ठीक है, तो जो इसका सही विकल्प है, देखिए विकल्प 1960, 1963, 1968, 1972 दिए गए हैं। सही विकल्प इसका 1968 है। 1968 में इसकी स्थापना हुई। अभी हम इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। व्याख्या पढ़ने से आसपास के जो प्रश्न हैं वो भी आपके तैयार हो जाएंगे। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की स्थापना वर्ष 1968 में दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के 2 कमरों में की गई, जिसे वर्ष 1976 में देहरादून स्थानांतरित कर दिया गया। पहले इसका नाम हिमालय भूविज्ञान संस्थान था, जिसे बदलकर इसके संस्थापक स्वर्गीय प्रोफेसर DN वाडिया के नाम पर वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान कर दिया गया। वर्तमान में यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार का एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, तो वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान की स्थापना 1968 में दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के 2 कमरों में की गई थी। तो पहले इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? पहले इसकी स्थापना दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के 2 कमरों में की गई थी और वर्ष 1976 में इसे देहरादून स्थानांतरित कर दिया गया। पहले इसका नाम हिमालय भूविज्ञान संस्थान था, जिसे बदलकर इसके संस्थापक स्वर्गीय प्रोफेसर DN वाडिया के नाम पर वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान कर दिया गया। वर्तमान में यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार का एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाँ, अगला प्रश्न, छठा प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पर। उत्तराखंड में वर्तमान में कितने विकास खंड हैं? प्रेजेंटली हाउ मेनी डेवलपमेंट ब्लॉक्स आर देयर इन उत्तराखंड? तो जो इसका सही विकल्प है वह है विकल्प B,
95 यानी 95। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तराखंड में वर्तमान में 95 विकासखंड हैं। राज्य में कुल 2 मंडलों के अंतर्गत 13 जिले, 110 तहसील, 18 उप तहसील, 670 न्याय पंचायत और ये 16,674 ग्राम हैं। इसके साथ साथ 6 नगर निगम एवं 9 छावनी परिषद हैं। ठीक है, तो प्रश्न तो केवल विकासखंडों के बारे में पूछा गया था, लेकिन अगर व्याख्या हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो हमारी कितनी तैयारी हो जाती है। तो प्रश्न में केवल विकासखंड थे, यानी 95 विकासखंड थे, जो कि एक सरल प्रश्न माना जाएगा। लेकिन अगर आप व्याख्या देखें, व्याख्या में कई चीज़ें दी गई हैं। राज्य में कुल 2 मंडल कुमाऊं और गढ़वाल मंडल हैं, उसके अंतर्गत 13 जिले हैं, 110 तहसीलें हैं, 18 उप तहसीलें हैं, 670 न्याय पंचायतें हैं, 16,674 ग्राम हैं। इसके साथ साथ 6 नगर निगम एवं 9 छावनी परिषद भी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के किस नगर के निकट स्थापित हुआ है? ठीक है, द फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी ऑफ इंडिया हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड नियर विच टाउन ऑफ उत्तराखंड? तो इसमें विकल्प हैं, देखिए, रुड़की है, पिथौरागढ़, टनकपुर और रानीखेत है। सही विकल्प है इसका रानीखेत। अब हम इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत अल्मोड़ा में स्थापित किया गया है। यहाँ पर घास की 90 से अधिक प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। ठीक है, ये घास है। ठीक है, तो घास संरक्षण केंद्र जो स्थापित किया गया है वो है रानीखेत अल्मोड़ा में स्थापित किया गया है, और इसकी 90 से अधिक प्रजातियों को यहाँ संरक्षित किया गया है, जो कि चारे के लिए और अन्य उद्देश्यों के लिए मेडिसिनल प्लांट्स के रूप में या औषधि पौधों के रूप में उपयोगी हो सकती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड के किस जनपद में ऐतिहासिक एक हथियार नौला स्थित है? ठीक है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड द हिस्टोरिकल एक हथियार नौला इज लोकेटेड? ठीक है, तो इसका उत्तर, इसमें विकल्प अल्मोड़ा, चमोली, चंपावत, बागेश्वर दिए गए हैं। तो जो इसका सही विकल्प है वो है चंपावत। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। इसकी व्याख्या देखेंगे। ऐतिहासिक एक हथियार नौला चंपावत में स्थित है। ढकना गांव से 2 किमी दूर स्थित यह नौला एक हाथ से निर्मित होने के कारण एक हथियार नौला के नाम से जाना जाता है। यह नौला चंद राजाओं के शासनकाल में निर्मित किया गया था। ठीक है, तो एक हाथ से ऐसी मान्यता है, कई किंवदंतियाँ जुड़ी होती हैं स्थान से। तो ऐसी एक किंवदंती की एक हाथ से इसका निर्माण किया गया है, और ये चंद राजाओं के शासनकाल में निर्मित किया गया है, और चंपावत में ये स्थित है। ढकना गांव से 2 किमी दूर पर इसकी स्थिति है। और यह देखिए, ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक हथियार नौला इसको कहा जाता है, और यूकेपीएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर में यह पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बागेश्वर शहर किन नदियों के संगम पर स्थित है? बागेश्वर टाउन इज सिचुएटेड ऑन कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर्स? ठीक है, तो इसका जो उत्तर है, इसमें कई विकल्प दिए गए हैं, लेकिन जो सही विकल्प है वो है विकल्प डी, सरयू और गोमती। आप इस बात को तो जानते हैं, अगर बागेश्वर कभी जाना हो तो सरयू और गोमती का संगम बागेश्वर में होता है। अब इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं हम। बागेश्वर शहर सरयू और गोमती नदियों के संगम पर स्थित है। इसका संबंध भगवान शिव से है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में भिलेश्वर एवं नीलेश्वर पहाड़ियाँ हैं। वहीं उत्तर में सूरजकुंड एवं दक्षिण में अग्निकुंड से घिरा हुआ है। बागेश्वर के प्रमुख मंदिर बागनाथ मंदिर, सरयू एवं गोमती के संगम पर बैजनाथ मंदिर,
चंद्रिका मंदिर, श्रीहर मंदिर, गौरी उडियार मंदिर आदि हैं। ठीक है, तो जो इस बागेश्वर शहर है वह सरयू और गोमती के संगम पर स्थित है और इसका संबंध भगवान शिव से है। इसके पूर्व और पश्चिम में भिलेश्वर और नीलेश्वर पहाड़ियाँ हैं। वहीं उत्तर में सूरज कुंड एवं दक्षिण में अग्निकुंड से घिरा हुआ है। बागेश्वर के प्रमुख मंदिर बागनाथ मंदिर, सरयू गोमती के संगम पर, बैजनाथ मंदिर, चंदिका मंदिर, श्रीहर मंदिर और गौरी उडियार मंदिर आदि यहाँ स्थित हैं। ठीक है, तो इतने प्रश्न इससे तैयार हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन उत्तराखंड शेयर इंटरनेशनल बाउंड्री, अर्थात उत्तराखंड के निम्न जनपदों के समूह में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। जनपदों का एक समूह दिया गया है। आगे चलते हैं, तो जो इसके विकल्प देखिए, सबसे पहले इसमें विकल्प दिए गए हैं। तो जो इसका सही विकल्प है वो है, देखिए विकल्प बी लग रहा है, अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, ये तीनों जो जिले हैं ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। बाकी चंपावत, नैनीताल, तहसील सगर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करते हैं और अन्य विकल्प भी सही नहीं है। तो सही विकल्प है पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। आप इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देखिए, उत्तराखंड की सीमा दो देशों से लगती है, उत्तर में तिब्बत चीन तथा पूर्व में नेपाल। तिब्बत चीन को स्पर्श करने वाले जिलों में पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी तथा नेपाल की सीमा से लगने वाले जिलों में उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ हैं। पिथौरागढ़ चीन और नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो इसका विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। ठीक है, तो नैनीताल उत्तर प्रदेश के ज़माने में भी ग्रीष्मकालीन राजधानी रह चुका है। तो इन विच ईयर नैनीताल वॉज मेड समर कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो जो इसका सही विकल्प होगा वो विकल्प डी है। 1962 में इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। अब इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं हम। इसकी व्याख्या को देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात 1962 में नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। अक्टूबर 1850 में नैनीताल का गठन किया गया। सन 1862 में नैनीताल उत्तरी पश्चिमी प्रांत का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय बनाया गया। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ मैं जोड़ता हूँ कि नैनीताल की जो खोज हुई थी वो 1841 में पीटर बेरन ने की थी। पीटर बेरन ने नैनीताल की खोज की थी। ठीक है, पीटर बेरन ने नैनीताल की खोज 1841 में की थी और स्वतंत्रता के पश्चात 1962 में नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया और अक्टूबर 1850 में नैनीताल का गठन किया गया। सन 1862 में नैनीताल उत्तरी पश्चिमी प्रांत का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय बनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब हुई, यानी व्हेन वाज पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिश्ड। तो इसका सही उत्तर है वो है विकल्प ए, 24 फरवरी 1960। ठीक है, अब इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। पिथौरागढ़ के बारे में पढ़ते हैं। पिथौरागढ़ जिले की स्थापना 24 फरवरी 1960 ईस्वी को हुई थी। यह जिला उत्तराखंड राज्य के पूर्व में स्थित एक सीमांत जनपद है जो नेपाल व तिब्बत से सीमा साझा करता है। पिथौरागढ़ का अधिकांश भाग पहाड़ी एवं ऊबड़ खाबड़ है। इस जिले का प्रमुख हिल रिजॉर्ट के रूप में इस जिले को प्रमुख हिल रिजॉर्ट के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। इस जिले को लिटिल कश्मीर या छोटा कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो पिथौरागढ़ की स्थापना 24 फरवरी 1960 को हुई थी और यह जिला उत्तराखंड राज्य के पूर्व में
स्थित एक सीमांत जनपद है न, जो नैनीताल व तिब्बत से सीमा साझा करता है। उत्तराई पिथौरागढ़ का अधिकांश भाग पहाड़ी ऊबड़ खाबड़ है। इस जिले को प्रमुख हिल रिजॉर्ट के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। इस जिले को लिटिल कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? यानी उत्तरांचल बिल वाज पास्ड इन लोकसभा ऑन। अब देखो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है, आंसर बी है। एक अगस्त 2000 को, यानी 1 अगस्त 2000 को उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को पारित हुआ। उत्तराखंड राज्य का विधेयक राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को पारित हुआ और उत्तराखंड राज्य के 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में इसका गठन हुआ। और एक चीज़ और जोड़ता हूँ, जो 28 अगस्त को राष्ट्रपति KR नारायण ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, यानी 1 मेंबर इज नॉमिनेटेड टू द उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली। ये एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर बी है। अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। इसकी व्याख्या है, उत्तराखंड विधानसभा में 77 सीटें थी, जिसमें 70 सीटों पर चुनाव का आयोजन होता था। इसमें एक सीट एंग्लो भारतीय समुदाय के लिए सदस्य को नामित किया जाता था। ठीक है, संविधान के 104वें संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों लोकसभा और विधानसभा की समय सीमा को विस्तार नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये अब पास्ट की बात हो गई। अब केवल 70 सीटें ही गिनी जाएंगी, क्योंकि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो एक आरक्षित सीट थी उसको आगे नहीं बढ़ाया गया है। अब वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा में सीटों की संख्या 70 ही है, और जो लोकसभा में चुनी जाती थी उससे भी आगे नहीं बढ़ाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, यानी प्रेसिडेंट्स रूल केम इनटू द फोर्स इन उत्तराखंड ऑन। तो इसका उत्तर है, उत्तर ए है इसका, 27 मार्च 2016 से 27 मार्च 16 को लागू हुआ। ठीक है, व्याख्या देखो। उत्तराखंड में अप्रैल 2021 तक 2 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। पहला राष्ट्रपति शासन 27 मार्च 2016 से 21 अप्रैल 2016 तक, और दूसरा 22 अप्रैल 2016 से 11 मई 2016 तक। ठीक है, पहला 27 मार्च 2016 से 21 अप्रैल 2016 तक, दूसरा 22 अप्रैल 2016 से 11 मई 2016 तक। दोनों 2016 में लगाए गए। ठीक है, और अप्रैल 2021 तक 2 बार राष्ट्रपति शासन उत्तराखंड में लगाया जा चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इन 15 क्वेश्चनों को ही ले रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है, और अगले वीडियो में हम इससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो इन प्रश्नों के अध्ययन से एक तो आपकी जो प्रश्नों के रिपीट होने की संभावना बनी रहती है, तो वो प्रश्न तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा उसके आसपास घुमा फिराकर आयोग प्रश्न पूछता है, तो इसमें व्याख्या भी अच्छी दी गई है। इन व्याख्याओं को पढ़ने से आपके एक से कई प्रश्न, एक प्रश्न पढ़कर आपके 5 से 10, 5 से 6 से 7, 8 प्रश्न तैयार हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, और इसका मैटर मैंने कंपटीशन यूथ से लिया है। ठीक है, कंपटीशन यूथ जो बुक है उससे लिया है। उसी के प्रश्नों को मैं इसमें पढ़ रहा हूँ।
ठीक है, तो आप एक सरसरी नज़र से इस वीडियो को देखकर इन प्रश्नों को याद कर सकते हैं और अपने ज्ञान को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो बाकी की जानकारी आपको अगले वीडियो में दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी की बातें अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।